to you by Aditi Kirana Store near Station Chowk, Forbisganj. Home delivery is also available in Forbisganj city. Contact us 9931223448. Proprietor देवेश कुमार गुप्ता गुड्डू जी। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। द रिफॉर्मर न्यूज़ के कार्यक्रम नेताजी की बात में तमाम नेताओं का मैं इंटरव्यू आप लोगों के बीच लाता हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे नेताजी से मिलवाने जा रहा हूं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, युवाओं के चहेते और सैद्धांतिक राजनीति में विश्वास रखने वाले, सुंदर और प्रखर और स्पष्ट वक्ता, और कभी कभी राजनीतिक रूप से नज़्मों के माध्यम से भी अपनी विचारों को, भावनाओं को रखते हैं। और वर्तमान में वे कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और वो NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी भी रह चुके हैं। और तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मनीष यादव जी की। आज वो हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हैं। मैं उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा नेताजी की बात कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपने इस चुनावी समर में मौका दिया द रिफॉर्मर न्यूज़ को। मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैं सवाल शुरू करता हूं आपसे ही, और युवाओं का जो एक सबसे अहम सवाल था, जब मैं आपके बीच आ रहा था कुछ दिन पूर्व, जो है मैं कई इस चीज़ को रखा भी था कि इंटरव्यू करना है, तो कई युवा इस चीज़ को लेके सवाल कर रहे थे कि सवाल, जो पहला सवाल इसलिए मैं रखूंगा कि वो लोग कह रहे थे कि मनीष यादव जी एक बेहतरीन युवा नेता हैं और हम लोग के बड़े चहेते हैं। तो हम लोग की ये मांग है कि इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल और जो कांग्रेस का महागठबंधन है, उससे अररिया जिला की अगर कोई सीट एक कांग्रेस को मिलती है, चूंकि सीटिंग विधायक लोगों को अनुमान था कि नरपतगंज से अनिल यादव जी रहेंगे, तो फॉरबिसगंज सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जो गई भी। तो लोगों को उम्मीद थी कि मनीष यादव जी वहां से प्रत्याशी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर वो लोग नाराज भी हैं। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से दिल की गहराई से उन तमाम मित्रों का, शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और उनकी मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं राजनीति कर रहा हूं। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कई बार अन्य माध्यमों से, चाहे वो फेसबुक लाइव के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, बार बार इस बात की तस्दीक की है कि मेरी प्राथमिक और अंतरिम जो ख्वाहिश है वो नरपतगंज से विधायक बनने की है, और नरपतगंज के लोगों की सेवा करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फॉरबिसगंज या अन्य जो क्षेत्र हैं उनको मैं पराया समझता हूँ, लेकिन नरपतगंज विधानसभा के लोगों की सेवा में करता आया हूँ। और हर एक व्यक्ति जो राजनीति के अंदर होता है, उनकी प्राथमिक और अंतरिम इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि वो सदन में पहुँचे। मेरी भी थी, मैंने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि जब महागठबंधन का निर्माण हुआ तो ये तयशुदा था कि नरपतगंज के अंदर, क्योंकि सिटिंग राजद के विधायक हैं, तो वहाँ कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं थी। तो मैं इस बात को समझता था, लेकिन शायद आपने मेरे वक्तव्य को कहीं न कहीं वीडियो के माध्यम से सुना होगा, जब मैंने कहा था कि मेरे लिए विधायक और सांसद बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते, होने की हैसियत से मैं नरपतगंज के लोगों की सेवा करता रहा हूँ, करता रहूँगा। वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। जहाँ तक फॉरबिसगंज की बात है, फॉरबिसगंज भी मेरा घर है। यहाँ ली एकेडमी से मेरी पढ़ाई हुई, मेरी प्रारंभिक शिक्षा फॉरबिसगंज से ही हुई, लेकिन फॉरबिसगंज के लिए मैंने कोई दावेदारी पेश नहीं की थी।
मेरी दावेदारी नरपतगंज के लिए ही थी, और जब ये तय हो गया कि नरपतगंज से राजद ही लड़ेगा, तो मैंने पहले दिन से ये बात कही कि पार्टी का जो भी आदेश है वो सर्वोपरि है। मैं पार्टी के आदेश का पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण और ईमानदारी के साथ पालन करूंगा, और जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, उनको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी दीवानगी के साथ मदद करूंगा। और ना सिर्फ नरपतगंज के अंदर, अररिया ज़िले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में और सीमांचल में जहाँ जहाँ मेरे साथी हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग पूरी शक्ति के साथ महागठबंधन को एक एक वोट दिलाने की पूरी कोशिश करें, और महागठबंधन को भारी बहुमत से आप जीत दिलाने की कोशिश करें, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार का निर्माण हो, ये हम सब लोगों की इच्छा है। आपने महागठबंधन की सरकार बनाने की पेशकश की, मैं उस पर आऊँगा। पहले मैं कांग्रेस के, ये जो अभी हालिया देखा गया है कि कांग्रेस का जो प्रदेश स्तर का नेतृत्व है और राष्ट्रीय स्तर का, वो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। और कई लोग, मीडिया में लिखा भी गया आलेख कई पत्रकारों के द्वारा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक पतन की ओर ऐसा लग रहा है कि उन्मुख है। और जब बैठक हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच सिमट कर रह गई है। जब को सोनिया गांधी पद छोड़ते हैं तो राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी और जाते हैं सोनिया। और ये भी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, 6 घंटे चली थी, तो उसमें फिर फाइनली निकल के आया कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद पे रहेंगी। तो लोगों का कहना हुआ कि 6 घंटे सिर्फ ये कहने में कि हम ये से वो पद ट्रांसफॉर्म होता है, ये इतना वक्त लगा। और कांग्रेस में कोई एक लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं कमी दिखती है, उन लोगों का कहना है। तो ये जो पतन की बात आती है और प्रदेश स्तर का जो तालमेल है, इसको लेकर जो सांगठनिक तौर पर जैसी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके संदर्भ में जानना चाहूँगा, आप इसके संबंध में क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस पार्टी राजनीति की प्रयोगशाला है। कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी हमारा गुरूर है। और जब भी हम कांग्रेस पार्टी की चर्चा करते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं बार बार कई मंचों से इस बात को कहता रहा हूँ कि कांग्रेस और भारत देश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को यदि समझना है तो आप भारतवर्ष के इतिहास को पढ़ेंगे, और यदि भारतवर्ष के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास को अप्रत्यक्ष रूप से आप पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उतार चढ़ाव, संक्रमण काल का दौर हर राजनीतिक दल के साथ आता है। और आप पतन की बात कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हों, झारखंड के चुनाव हों, और बिहार में जो पूरा रुझान नज़र आ रहा है, तो पतन की तरफ तो एनडीए दिख रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, 6 घंटे चली, और फिर सोनिया जी को चुना गया। देखिए, ये हमारा रिस्पेक्ट, जो हमारा रिगार्ड है, उनके लिए अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और ये तो कार्यकर्ताओं की मोहब्बत है कि हम सोनिया गांधी जी को, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को अपना नेतृत्व, अपना नेता मानते हैं। उनके नेतृत्व में हम अपने आप को महसूस करते हैं। इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन है। और जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात करें, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में दिखती है। उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से हो। जब एक चीज़ राहुल गांधी से संबंधित सवाल, कई लोग इस चीज़ पर कमेंट भी कर देते हैं कि राहुल गांधी जब भाषण के दौरान पहुंचते हैं तो हर जगह भाषाई दिक्कत होती है, उस लेकर के जो, चूँकि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, और वो कहीं ना कहीं राजनीति जो कम्युनिकेशन होता है जनता से,
वो हिंदी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, और इस लेकर के लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री या और कोई जो है वहाँ लीड कर जाते हैं, तो राहुल गांधी को इस क्षेत्र में समस्या आ जाती है। तो क्या इस चीज़ को राहुल गांधी को अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी चाहिए क्या, भाषाई समस्या को सुधार करने? नहीं, राहुल गांधी जी की भाषा बिल्कुल सरल है, सहज है, स्पष्ट है। राहुल गांधी जी कोई लच्छेदार बातें नहीं करते। राहुल गांधी जी सच्ची बात करने में यकीन रखते हैं, और राहुल गांधी जी काम करने में विश्वास करते हैं। वो बेवजह का, वो सिर्फ जुमलेबाजी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं करते। वो दिल से बात करते हैं, वो आम जनता के साथ सीधे संवाद करते हैं और सरल भाषा का उपयोग करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, राहुल गांधी जी से देश के नौजवान, देश की जनता बेशुमार प्यार करती है। और जहाँ तक भाषा की बात है तो उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में हर मीटिंग्स में, हर सभा में लोग पहुंचते हैं। कल ही अररिया में लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने पहुंचे। बिहारीगंज में, बिहारी नहीं पूरे देश भर में। मुझे तो ये लगता है एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत बार बार राहुल गांधी जी के इमेज को टार्निश करने की कोशिश होती है, उनको बदनाम करने की कोशिश होती है। इसलिए क्योंकि यदि पूरे देश में इन सांप्रदायिक शक्तियों को किसी एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं देश के अंदर जो किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो कोविड में जो बुरी स्थिति में जो श्रमिक लौटे उनके हक की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। तो ऐसे में जो हर मोर्चे पे फेल हो चुकी केंद्र सरकार और बिहार में नीतीश सरकार, ये राहुल गांधी जी से ये डरते हैं। और राहुल गांधी जी का इतना डर है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो राहुल गांधी जी को अटैक करता है। लेकिन राहुल गांधी जी, जितना ज़्यादा आप राहुल गांधी जी पे हमले करेंगे, राहुल गांधी जी और बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ देश की जनता के आशीर्वाद से और ज़्यादा ऊंचे खड़े होंगे और उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। ये राहुल गांधी जी की खासियत है। राहुल गांधी जी की भाषा राष्ट्रभाषा, वो तो जब भी संबोधित करते हैं हिंदी में करते हैं। ये एक मनगढ़ंत उनके बारे में जो प्रचार प्रसार होता है, दुष्प्रचार कहना चाहिए, उसका मैं इस बात के लिए बिल्कुल खंडन करता हूं। मैं तो समझता हूं कि देश में यदि नरेंद्र मोदी जी को मैं चुनौती देता हूं, आप जब भाषण करते हैं तो आपसे कुछ सीधा सवाल करने वाला व्यक्ति नहीं होता। राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी को 1 to 1 आप आपस में डिबेट करवा लीजिए। मैं चुनौती देता हूं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ मुद्दों पे 1 to 1 डिबेट कर लीजिए। मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, कहीं दूर दूर तक राहुल जी के सामने नरेंद्र मोदी जी नहीं टिकेंगे। क्योंकि 6 वर्षों की सरकार में, 6 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने सचमुच में देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के जो सीएम उम्मीदवार हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, वो 10 लाख रोजगार देने की पहली कलम से घोषणा की है। उसके बाद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लाया कि जो है मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। ये चुनावी जो कहीं ना कहीं वादे जो होते हैं, नारे, चुनाव जीतने के बाद जो राजनेता होते हैं उसको लेकर चुप्पी साध लेते हैं, गुम हो जाते हैं। तो क्या आप चूंकि महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव जी इन वादों को पूरा करेंगे? जबकि उसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने पहले कहा कि रोजगार अभी नहीं दिया जा सकता, उसकी जो है कहीं से कोई उपलब्धता अभी नहीं है। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा मुद्दा तेजस्वी जी ने उठाया है और इसी मुद्दे की तलाश बिहार की जनता कर रही थी। सच्चाई है
कि यदि मैं अभी देश की बेरोजगारी दर पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तो सच्चाई है कि आज देश बिहार के अंदर 43% नौजवान बेरोजगार हैं। यदि इसको सरल भाषा में आप समझें तो एक तरह से आधी आबादी बेरोजगार है, और सबसे ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार के नौजवान टैलेंटेड होते हैं। वो पूरे देश में जाकर अपना पराक्रम दिखाते हैं। और जब तेजस्वी जी रोजगार देने की बात करते हैं तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि रोजगार आप कैसे देंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो जब आप तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर आप 19 लाख रोजगार कैसे देंगे? तेजस्वी जी ने जो बातें कही हैं वो व्यवहारिक तौर पर, तार्किक तौर पर बिल्कुल सही हैं। इसलिए सही हैं कि आप यदि प्राइवेट जॉब सृजन की बात करते हैं उसमें आपको वक्त लग सकता है, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो सरकारी नौकरियां जिसपे कि बहुत पहले उस जो रिक्त पड़ा हुआ पद है उसको भरा जाना चाहिए था, वो खाली है। तो ये बहुत आसान है कि आप सरकारी नौकरी में जो उन्होंने कहा है कि पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो कई विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सिपाही भर्ती हो, बहुत सारे जगहों पे जो वैकेंसीज हैं, जो वो पद खाली पड़ा हुआ है, उनके कलम से हो सकता है। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने पहले आकलन किया। आकलन करने के बाद और उस पर पूरा रिसर्च करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद तेजस्वी यादव जी ने ये बड़ा फैसला किया। और जब तेजस्वी जी ने बेरोजगारी की बात की तो ये लोग इसलिए फंस गए। सच्चाई ये है कि तेजस्वी जी ने मुद्दे की बात की, और ये लोग आज तक जो राजनीति करते रहे हैं, ये मुद्दे को भटकाकर, लोगों को दिग्भ्रमित कर कहीं और लेकर चले जाते हैं। ये लेकर चले जाते हैं कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी शमशान कब्रिस्तान, तो कभी अयोध्या लेकर जाते हैं, कहीं और लेकर चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 21वीं सदी में हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को ज़रूर, जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हमारा देश एक है। और हमारे देश की खासियत ये है कि हर जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के लोग एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। आखिर में जाते जाते आपसे ये, चूँकि आप नज्म भी कहते हैं और राहत इंदौरी साहब की शायर भी पढ़ते हैं, तो एक वर्तमान राजनीति पर अगर एक दर्शकों से साझा करें नज्म तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। उससे पहले एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जब 2015 में महागठबंधन का निर्माण हुआ था तो उस वक्त नीतीश कुमार जी पे यकीन करके, ये कांग्रेस पार्टी ही थी, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी थे जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाने की पेशकश की थी। और बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरे दिल खोलकर महागठबंधन को वोट किया था। और याद कीजिए, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है। ये बहुत बड़ी गाली होती है, आप भी समझते हैं, डीएनए की गाली ये बहुत बड़ी गाली होती है। और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो इससे मुफीद कोई वक्त नहीं हो सकता। परसों वोटिंग है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से रातों रात
अधर्म की सरकार बनाई थी। ऐसे में इन लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि बैलेट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से आप ऐसे लोगों को सबक सिखाएं और दोबारा फिर इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार जो जनादेश का इन्होंने अपमान किया था, लोकतंत्र की हत्या की थी, दोबारा इनको ऐसी हिम्मत ना हो पाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक नज्म की बात आपने कही, तो कई बार कई मंचों से मैंने इस मंच को, इस नज्म को दोहराया है। और क्योंकि हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, हमारी लड़ाई भाईचारे को बचाने की है, और हमारी लड़ाई जो देश की गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी कौमी एकता है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, उसको बनाए रखने की और बचाए रखने की है। और ख़ास तौर पे जो अपना अररिया ज़िला है और जो सीमांचल है, जो कौमी एकता के लिए जाना जाता है, प्रेम मोहब्बत के लिए जाना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है, तो मुझे जावेद अख्तर साहब की वो नज़्म वो इस वक्त सबसे माकूल लगती है। तो मैं उसके दो शब्द आपको आपके माध्यम से अपने नरपतगंज, अररिया ज़िले और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि एक हमारी, एक उनकी, एक हमारी, एक उनकी, इस मुल्क में है आवाज़ें दो। हमारी तो आप समझ गए, जो हम लोग देश को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, संविधान को बचाने वाले लोग। एक उनकी, तो उनकी का इशारा भी आप समझ गए हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हमारी, एक उनकी, इस मुल्क में है आवाज़ें दो। अब ये हम पे है, इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं भूल के नफरत, प्यार की कोई बात करो। हम कहते हैं भूल के नफरत, प्यार की कोई बात करो। वो कहते हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। तो वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो, खून बहता है तो बहने दो। एक हमारी, एक उनकी, इस मुल्क में है आवाज़ें दो। अभी हम पे है, आप पे है, हम सब पे है, कौन सी आवाज़ सुने, हम क्या माने। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रदेश सचिव और एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय जो है पदाधिकारी। इन्होंने समय दिया, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग द रिफॉर्मर न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।